Coordinator, Lower Mall Campus, on behalf of Directorate of Student Counseling Center, welcome you all on board. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग के अंडर मुख्तलिफ कैंपस में कोऑर्डिनेटर्स एक इनिशिएटिव लेके आए हैं अपने तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो रिसेंटली ग्रेजुएट हो गए हैं या और दे आर अबाउट टू कंप्लीट देयर स्टडीज और दे आर इन द फाइनल और सेमी फाइनल सेमेस्टर्स, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर्स। तो आज का जो सेशन है वो CV राइटिंग, दैट मीन्स हाउ टू राइट एन इफेक्टिव CV, या कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने CV में ऐड या सब्ट्रैक्ट या हाईलाइट कर सकते हैं जो हमारे करियर के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया और हम तमाम कोऑर्डिनेटर्स, हमारे जितने भी कैंपसेस हैं उन तमाम कैंपसेस में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने मुझे कम्प्लीटली सपोर्ट किया, तमाम स्टूडेंट्स का डेटा और इस पूरे सेशन को ऑर्गेनाइज करने में मेरी हेल्प की। आई एम अगेन थैंकफुल टू देम। उसके बाद ऑब्वियसली ये पूरा सेशन वर्दी वाइस चांसलर साहब की अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं था। सो आई एम थैंकफुल टू हिम एज वेल कि जिन्होंने हमें इस सेशन का मौका दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और प्रिंसिपल्स और कलीग्स, टीचर्स एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स जिनके लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आज इस सेशन के अंदर मेरे साथ गेस्ट स्पीकर सर राशिद सलीम साहब मौजूद हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि वो आपको इस पूरे सेशन के मुतालिक गाइड करेंगे, कैसे एक इफेक्टिव CV बनाया जा सकता है, उससे रिलेटेड आपको ये पूरा सेशन टेकअप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा समथिंग के जिस पे आपका टाइम इस डिस्कशन पे वेस्ट हो, मैं स्ट्रेट अवे राशिद सलीम साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो प्लीज़ सेशन को टेकअप करें और आपको गाइड करें कि कैसे एक इफेक्टिव CV बनाया जा सकता है और कैसे ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे CV राइटिंग के ऊपर, और CV के अलावा बाज़ दफ़ा रिज्यूमे की टर्म भी यूज़ की जाती है। अच्छा सर, अगर इसमें आप जो टाइटल स्लाइड है वो जी, अगर आप इस टाइटल स्लाइड पे जो टॉप मोस्ट पे एक फ्रेज लिखा हुआ है, एन एवरेज पर्सन विद अ बेस्ट CV विल गेट बेटर रिजल्ट्स देन अ बेस्ट पर्सन विद एन एवरेज CV, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ द एरा ऑफ मार्केटिंग, और CV जो है ये आपकी मार्केटिंग का एक टूल है। ये बेसिकली इट्स यू ऑन पेपर। जब आप अपना CV एक नीट एंड क्लीन वे में बनाते हैं, जब आप इसे वेल ऑर्गेनाइज बनाते हैं, जब ये एरर फ्री होता है और इसमें एक प्रोफेशनल लुक आपको नज़र आती है, ये एक कॉम्पिटेंट CV होता है, तो बेसिकली ये आपको भी यही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी वो शो करता है। अगर आपका CV नीट एंड क्लीन है तो जो एम्प्लॉयर है या CV देखने वाला है उसके जहन में आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी आएगी। इसी तरह से अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन के तौर पे आएगा। अगर ये एरर फ्री है, प्रोफेशनल है, तो आपकी जो लुक है वो भी एक प्रोफेशनल के तौर पे सामने आएगी। तो ये आपकी जो ब्रांड पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करता है। अच्छा, मैं टेक्निकलिटीज़ में जाने से पहले कुछ जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में देता चलूँ कि कुछ लोग CV की टर्म यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसे रिज्यूमे कहते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है। जो CV होता है वो इनिशियल स्टेज पे बनाया जाता है, जब आपका करियर स्टार्ट होता है, आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की और उसके बाद आप किसी जॉब की तलाश में हैं, तो यहाँ से आपका जो करियर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे आप CV बनाते हैं।
ये सीवी एकेडमिक नौयत का होता है, इसमें जो फोकस है वो ज़्यादा आपकी एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर होता है, और इसकी जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू रिज्यूमे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये ऑडियंस हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, और 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो आपकी मुकम्मल हो रही है, तो इस लेवल पे आपका सीवी बनेगा, जिसे क्यूरिकुलम विटाए भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, सीवी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है 7 सेकेंड्स ऑफ लक। जब आपका सीवी आपके एम्प्लॉयर के सामने आता है तो 7 सेकेंड्स होते हैं कि जिसमें या तो आपका सीवी एक्सेप्ट हो जाएगा या वो उसे रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे एचआर के भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक टर्म पढ़ी होगी, रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड। एचआर में ये टर्म यूज होती है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, और ये टर्म हमें बताती है कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आई, कितने लोगों को हमने अगली स्टेज पे लेके जाना है। उसके बाद अगर आपने कोई टेस्ट रखा हुआ है तो कितने लोग जो है वो टेस्ट देंगे, कितने लोग अंदाजन उसे पास कर सकेंगे, इंटरव्यू के लेवल पे कितने लोग जाएंगे, और फाइनली हमने कितने लोगों को जॉब की ऑफर करनी है। तो ये जो रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड है, ये स्टार्ट ही आपके सीवी से होता है कि सीवी को आपने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब ये जो 7 सेकेंड्स ऑफ लक है, इसको भी हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज है वो 5 सेकेंड्स है, कि 5 सेकेंड्स में जो एम्प्लॉयर है वो किस चीज को चेक कर रहे हो। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, ये एक प्रोफेशनल सीवी आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, अगर आप स्क्रीन पे 5 सेकेंड्स ऑफ लक जो है ये देखें, तो 5 सेकेंड्स में क्या चीजें नोट की जा रही हैं। एक तो सबसे ऊपर जो नाम के नीचे है आपका एक प्रोफेशनल टाइटल होगा, वो यहाँ पे दिया गया है। ये आपको बताता चलूं कि ये एक मिड करियर रिज्यूमे या सीवी है, और इसमें जो फोकस है वो ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के ऊपर है। फिर इसके बाद हाईलाइट किया गया जिस कंपनी को उन्होंने सर्व किया और जिस पोजीशन में सर्व किया, और उसके बाद जो ड्यूरेशन है उनकी वो दिखाई गई है। इसी तरह से आप आगे देखें तो जॉब टाइटल्स हैं और जो सर्विस है ड्यूरेशन उसकी बताई गई। फिर एजुकेशन को देखा गया, एजुकेशन किस अदारे से है और कौन सी डिग्री है इनके पास। तो 5 सेकेंड्स में ये चीजें एम्प्लॉयर जो है वो चेक करते हैं। अब अगर 5 सेकेंड्स गुजर जाते हैं और उसमें जो एम्प्लॉयर है उसकी इंटरेस्ट कुछ ना कुछ क्रिएट हुई, तो उसके बाद 2 सेकेंड्स ऑफ लक आ जाते हैं, और 2 सेकेंड्स में वो जिस चीज को देखेंगे वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। ये 2 सेकेंड्स विजिबल है। अच्छा जी, ये जो 2 सेकेंड्स हैं ये आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखें कि जो की अचीवमेंट्स है उसमें सेव्ड 20% एक फिगर है, ऑर्गेनाइज एंड मार्केटेड 25, ये 25 इवेंट्स की बात हो रही है। इसके बाद फिर 21% है, 19 है, 111% है, 25% है, प्लान बी है। तो यहाँ पे जिन चीजों को हाईलाइट किया गया है वो मुख्तलिफ नंबर्स हैं, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जो एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है लेकिन वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो नजर आ रही है। तो ये 7 सेकेंड्स है। अगर आपका रिज्यूमे या सीवी इन 7 सेकेंड्स को पास कर लेते हैं तो फिर वो अगली स्टेज के लिए कंसिडर होगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब इन 7 सेकेंड्स में हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इन 7 सेकेंड्स को हमने पास करना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ एडवाइसेस हैं, वो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं डूज पे बात करूंगा, उसके बाद हम नोट्स पे आ जाएंगे। तो डूज के लिए आप देखें, आपने जब भी अपना सीवी बनाना है तो हर जॉब के लिए डिफरेंट सीवी आपने डिजाइन करना है। देखें, इस वर्कशॉप के लिए हमने जो टाइटल बनाया वो क्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव सीवी। क्राफ्ट का मतलब होता है डिजाइन करना। तो आप अगर एक से ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने
हर जॉब के लिए डिफरेंट सीवी जो है वो डिजाइन करना है। एक ही सीवी जो बहुत जेनेरिक किस्म का होगा वो हर जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं करना। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। आमतौर पे होता ये है कि जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं तो आप किसी शॉप पे चले जाते हैं जिनका काम है कंप्यूटर प्रिंटिंग का, और उनके पास सीवीज के बने हुए कुछ फॉर्मेट्स पड़े होते हैं। वो उन्हीं फॉर्मेट्स में कुछ चेंजेस करके आपको सीवी बना देते हैं। जहां पर आप जा रहे हैं आपके बाकी क्लास फेलोज या दोस्त भी वहीं पे जाते हैं और एक ही पैटर्न पे जो सारा सीवी है वो बनता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपके सीवी में कोई खास बात मौजूद नहीं रहती। आपका सीवी जो है वो एक क्राफ्टेड सीवी नहीं है, एक वेल डिजाइंड सीवी नहीं है। ये जॉब स्पेसिफिक या एम्प्लॉयर स्पेसिफिक सीवी नहीं है, बल्कि ये एक कॉपी पेस्ट सीवी जो है वो बन जाएगा, जिसको ज्यादा चांसेस है कि रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले जब सीवी बनाना है तो आपने जिस जॉब के लिए, जिस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको जहन में रखें। उसको जहन में रख के आपने सीवी को डिजाइन करना है। दूसरी बात यह है कि सीवी के लिए दो ही फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, या तो वर्ड है, डॉक्यूमेंट भी जिसे कहते हैं, या पीडीएफ। इन दो के अलावा आपने कोई फॉर्मेट यूज नहीं करना। और जब आपने अपनी फाइल का नाम रखना है, खास तौर पे जब आप ईमेल के थ्रू सीवी भेज रहे हैं, उसमें भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको नजर आ रही है। यस सर। अच्छा चले मैं इसको वर्बली डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए आपका जब सीवी बन जाएगा 1 पेज का, ये 1 पेज है, अब तो मेरे ख्याल है विजिबल होगा शायद। तो आपने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगानी है सेंटर में। ये देखें, ये सेंटर से आपने वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ की, और एक आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है सेंटर में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे इस रिज्यूमे या सीवी के। जब ये 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे तो आपने ये देखना है कि हर क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है वो आ रहा हो, ताकि इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो विजिबल ना हो, क्योंकि ब्लैंक स्पेस जो है ना बहुत ज्यादा हो तो अच्छा तासुर नहीं देती। तो अगर चारों क्वाड्रेंट्स में, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आपने अपना जो सीवी बनाया उस पर एक वर्टिकल लाइन लगानी है, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, दोनों लाइन सेंटर में आएंगी। जब ये लाइंस आप लगाएंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। इन चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ ना कुछ मटेरियल आपका जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। जो वाइट स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि उसकी जो लुक है वो बेहतर हो जाए। ये इसमें बताने का मकसद है। ये आपको विजिबल था नूर फातिमा? यस सर। ओके, ये क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं जी। इसके बाद जो आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है कि इसके जो स्पेलिंग्स हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं और सीवी की जो रिजेक्शन है वो स्पेलिंग्स की वजह से होती है। मैं आपको स्लाइड जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये स्लाइड विजिबल है आपको नूर फातिमा? तो सर अभी तक कोई स्लाइड्स नहीं नजर आ रही। अच्छा जी, सर ये स्लाइड जो है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जी, अब विजिबल है स्लाइड? यस सर। ओके, तो आपने जो एक खास ख्याल रखना है ना वो स्पेलिंग्स का रखना है। इसकी जो प्रूफ रीडिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर का नाम, कंपनी का नाम गलत लिख देंगे, पोस्ट का नाम गलत लिख देंगे, आपके अपने नाम में, टाइटल में किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो ये जो सीवी है इसकी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज ये शो करेगा कि आप बहुत केयर फ्री और बड़ा कैजुअली जो है वो आपने सीवी को प्रिपेयर करने की कोशिश की है। फिर जहां पर मुख्तलिफ एब्रीवेशंस या एक्रोनीम आ जाते हैं, कोशिश करें कि उसे मुकम्मल लिखें, अनलेस कि वो एक बहुत स्टैंडर्डाइज या वेल रिकग्नाइज्ड एक्रोनीम या एब्रीवेशन हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एमबीए हैं या बीबीए हैं
तो ये तो आप डिग्री का टाइटल वैसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा वर्ड लिखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिखना चाह रहे हैं, आपने WRD लिख दिया, तो बेहतर है कि इसे मुकम्मल लिखें। अब यहाँ स्क्रीन पे आप देखें कि माई ड्रेस इंक्लूड, और कुकिंग के बाद सिर्फ इन्होंने कॉमा नहीं लिखा, और ना लिखने की वजह से उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। तो आपने ऐसी जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। इसके बाद कुछ और जो डूज पे हमने बात की, अब डोंट्स के जो है वो पॉइंट्स देखते हैं कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये देखें, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं सीवी में, रिज्यूमे में, लेकिन अब वो ओल्ड फैशन स्किल्स हैं, अब बेहतर है कि उन्हें इस्तेमाल ना करें। जैसे आप देखो कि कंप्यूटर MS ऑफिस है, अब MS ऑफिस जो है वो सिर्फ स्किल नहीं है, वो एक रिक्वायरमेंट है। जो BS जिसने इकोनॉमिक्स में किया उसको भी चाहिए, BBA वाले को भी चाहिए, उर्दू वाले को भी चाहिए, साइंसेस वालों को भी चाहिए। तो ये चूंकि अब नीड है, ओल्ड फैशन स्किल है, तो ये आपने स्किल के तौर पे नहीं लिखी। इसी तरह वेब ब्राउजिंग है, तो सर दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो वेब ब्राउजिंग के बगैर हो रहा है? शायद बहुत कम होंगे। तो ये स्किल के तौर पे आप फिर बात होगा सर आप स्लाइड शो नहीं हो रही। नहीं, स्लाइड नहीं है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। कुछ ऐसे अच्छा। पॉइंट्स हैं जो आप वैसे नोट करते जाएं। अब स्लाइड यहाँ पे आएगी, स्लाइड में शो कर दूँ। ओके सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सीवी के ऊपर एक हेडिंग, सीवी या क्यूरिकुलम विटाए वो लिख देते हैं। हेडिंग आपने नहीं लिखनी। ये अंडरस्टूड है कि जब आप सीवी भेज रहे हैं तो वो सीवी ही है या रिज्यूमे ही है, उसके ऊपर टाइटल देने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर आप अगर एक ही कंपनी में हर पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मतलब 3-4 जॉब्स आई हैं और आपने सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो ये भी कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा, बिकॉज के ये जाहिर करेगा कि आप एक बहुत जर्नलिस्ट हैं, बहुत जेनेरिक किस्म की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आप स्पेशलिटी जो है वो किसी चीज की नहीं है, तो आपने सारी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना। अच्छा, एक और चीज कि आपने किसी चीज को एग्जैजरेट नहीं करना, आपने रियलिस्टिक वे में जो है वो चलना। आपने बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मैं आगे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, तो वो एक्सट्रीम वर्ड्स पे नहीं जाना। आपने जो बैलेंस्ड वर्ड्स हैं, मॉडेस्ट किस्म के वर्ड्स हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह एक और मिस्टेक ये होती है कि आप रेफरेंसेस जो है वो लिख देते हैं और उसके साथ लिखते हैं कि जी विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। ऐसा भी नहीं करना। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयर ने जो रेफरेंसेस हैं ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि आपने बताने हैं, तो फिर आप बताएं। और अगर उसने नहीं पूछे तो आपने उसको ये सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है कि विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। ये एक तो आपकी स्पेस जो है वो जाया करेगा और इसका कोई फायदा भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीजें आपने संभाल के रखनी है अपने इंटरव्यू के लिए। अगर हम हर चीज सीवी में ही मेंशन कर देंगे तो इंटरव्यू में जाके हमारे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास जो स्टफ है, पॉइंट्स हैं, वो होने चाहिए। सीवी की कभी भी फोटोकॉपीज नहीं आपने करवानी। आपने अगर एक से ज्यादा प्रिंट्स चाहिए तो हर एक का प्रिंट ही लेंगे। फोटोकॉपी जो है उसके बाद ज्यादा लाइंस आ जाती हैं, पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो अच्छा तासुर नहीं जाएगा। हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ प्रोफेशनल रिज्यूमे और सीवी, और वेल टाइप्ड होना चाहिए, वेल प्रिंटेड होना चाहिए। हैंड रिटन जो है वो नहीं। अच्छा, फिर आपने अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं तो उनका क्रेडिट जरूर लें, और उसमें ऑनेस्टी जो है उसका मुजाहरा होना चाहिए। फैंसी किस्म के डिजाइन, इनको आपने अवॉइड करना है। बहुत वेल डिजाइन बॉर्डर से आपने लगा दिए या फूल पत्ते बना दिए, ये चीजें जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, अनलेस कि आपकी जॉब की नेचर इस तरह की। जैसे अगर आप किसी फाइन आर्ट्स की जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां पर तो अगर आप फैंसी किस्म के जो डिजाइन है वो बनाएंगे, बल्कि पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो तो एक्सेप्टेबल है, बल्कि रिक्वायर्ड। लेकिन दूसरी अगर बात करूं मैं, जैसे बिजनेस के लोग हैं या साइंसेस के लोग हैं, तो ये लोग जो है वो इस चीज को अवॉइड करेंगे। आपने जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे पोलराइज इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको अवॉइड करना है। आपने अपनी जो रिलीजियस या जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो शो नहीं करनी सीवी के अंदर।
हमेशा कोशिश करें कि आप एक थर्ड पर्सन की फॉर्म में जो है वो लिखें। आई या वी या मी जो है इसको कम से कम इस्तेमाल करें और इनडायरेक्ट वे जो है वो यूज करें। फुल सेंटेंसेस को कोशिश करें कि अवॉइड करें, तो स्पेस भी लेते हैं और टाइम भी ज्यादा लेते हैं, तो बेहतर है कि आप बुलेट पॉइंट्स जहां पे हो सके उनका इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सीवी जब आपने लिखना है तो उसके जो टिपिकल सेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी और उसमें आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी। अगर तो आप नोट्स ले रहे हैं तो बेहतर है साथ लिखते जाएं। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ये आपके साथ शेयर भी कर ली जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप पॉइंट्स जो है वो लिखते भी जाएं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपका जो नेम और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है वहां से स्टार्ट होता है। आपका नाम वाज़ेह होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, और एक एक्टिव जो कांटेक्ट है आपका उसमें मौजूद होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर होम एड्रेस रिक्वायर्ड है आप दे देंगे, अगर नहीं पूछा गया तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं, या सिटी नेम आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है या करियर समरी है या प्रोफाइल, तीनों में से जो भी आप बेहतर समझते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता था, अब जो लेटेस्ट सीवी है उसमें ज्यादा प्रोफाइल आपको नजर आएगा, लेकिन आप तीनों में जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि वो ऐसा ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं जो शायद पॉसिबल ही नहीं होता, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये उनका अपना ऑब्जेक्टिव तो होता ही नहीं। ये ऑब्जेक्टिव तो उस शॉपकीपर का ऑब्जेक्टिव था जिसके लैपटॉप में या जिसके सिस्टम में कुछ सीवी का फॉर्मेट पड़ा था, और उन्होंने वहीं से उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और वो 3 से 4 लाइनों में ऑब्जेक्टिव है जो ना आप पढ़ते हैं ना कोई और पढ़ता है, और ये यूजलेस है। जब तक आपको अपने करियर का ऑब्जेक्टिव पता नहीं होगा, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं करियर में, आप कैसे आगे जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल या ऑब्जेक्टिव है क्या। तो सिंपल इसमें जो रिकमेंडेशन है मेरी, कि आपने सिंपली जिस पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, ये 2 चीजें मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज जूनियर साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट लिखेंगे और अदारे का नाम लिखेंगे, यही आपका करियर ऑब्जेक्टिव है, एक लाइन में। लेकिन अमूमन जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं सीवीज में, वो 3 से 4 लाइनों में ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सैचुरेशन भी होती है कि जी मैं फलां काम भी कर सकता हूँ, फलां भी कर सकता हूँ, मेरा ये स्किल्स हैं, ये एक्सपीरियंस है, जो कि एक्चुअली होता नहीं। नतीजा ये निकलता है कि एम्प्लॉयर उसको जब पहली नजर में देखते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज कि उसे पता होता है ये कॉपी पेस्ट है, हर एक के इसी तरह का ऑब्जेक्टिव जो है नजर आएगा। तीसरा सेक्शन, चूंकि सीवी की बात हो रही है तो आपकी एजुकेशन का होता है, ज्यादा फोकस हमारा एकेडमिक्स के ऊपर होता है। उसके साथ अगर आपके कोई और सर्टिफिकेशंस या ट्रेनिंग्स हैं जो रिलेटेड है आपकी फील्ड से, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस था, कोई अचीवमेंट्स थी, या रिज्यूमे के केस में आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आएगा, तो वो आप मेंशन करेंगे। फिर स्किल्स एंड एबिलिटीज जो है वो आ जाएंगे। ये जो स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, अगर आपने ऑब्जेक्टिव की बजाय प्रोफाइल लिखा था टॉप पे, तो उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर रेलिवेंट है आपकी जॉब या करियर के साथ, वो भी आप मेंशन करेंगे, और इन केस आपने प्रोफाइल लिखा था टॉप पे तो प्रोफाइल का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी कोई ऐसी इंटरेस्ट या हॉबीज हैं जो आपकी जॉब से, करियर से, आपकी फील्ड से रेलिवेंट हैं, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। और पर्सनल इंफॉर्मेशन वैसे तो जरूरत नहीं होती, आमतौर पे ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो फादर्स नेम और अपने घर का एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पता नहीं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और अनलेस ये आपसे पूछी ना गई हो या रिक्वायर्ड ना हो, तो ये खुद से मेंशन नहीं करनी चाहिए। अब ये जो सेक्शंस हैं बारी बारी मैं इनको डिस्कस करूंगा।
सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव या प्रोफाइल या करियर समरी। जी, ये करियर ऑब्जेक्टिव या प्रोफाइल या समरी जो भी आप लिखना चाहें, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आएंगी वो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले तो देखें कि जो करियर समरी है ये उन लोगों के लिए होती है जिनका एक्सपीरियंस कोई 8-10 साल का, 15 साल का, वो अपनी समरी लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव या प्रोफाइल जो है वो फ्रेश कैंडिडेट जैसे आप या जिनका कुछ एक्सपीरियंस हो वो लोग लिखेंगे। इसमें आपने 2 से 3 अपनी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो मेंशन करनी है, 2 से 3 स्किल्स आपने मेंशन करनी है, आपके करियर का गोल क्या है ये आपने लिखना है। और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉयर आपको ही क्यों हायर करे, आप में ऐसी क्या खास बात है, आप में ऐसी क्या एक चीज है जिसकी वजह से आपको हायर किया जाए, और आपने जो पोजीशन है उसके साथ साथ वो भी मेंशन करनी है। अब सवाल ये है कि हमें नहीं पता कि हमारी जो टॉप 3 या 2 स्किल्स हैं वो कौन सी हैं, हमारी ट्रेड्स कौन सी हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखें, आपको फर्स्ट कॉलम जो है उसमें स्किल्स लिखी नजर आ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में कोई 500 के करीब स्किल्स जो ज्यादा रिनाउंड है, ज्यादा जो इस्तेमाल की जाती है। उन 500 में से कोई 50 के करीब ऐसी हैं, यहाँ पे मैंने कोई 55 के करीब दी है, जो प्रोफेशनली ज्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे आप देख सकते हैं ऑरल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, लिसनिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी है। तो ये वो स्किल्स हैं जो 80-90% आपकी जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, चाहे आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप एक एचआर मैनेजर हैं, आप फाइनेंस मैनेजर हैं, या कोई भी फील्ड है आपकी, तो उसमें ये स्किल्स जो है वो यूज की जाती हैं। आपने इनमें से जो टॉप 5 स्किल्स है वो सिलेक्ट करनी है। अब सिलेक्शन का जो तरीकाकार है वो क्या होगा, आपको अपने बारे में जो 5 स्टोरीज हैं अपनी अचीवमेंट्स की वो लिखनी है। हर एक की जिंदगी में कई तरह की अचीवमेंट्स होती हैं। वो अचीवमेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि आपको नोबेल प्राइज ही मिला हो, अचीवमेंट जरूरी नहीं है कि आपने वर्ल्ड कप ही जीता हो, बल्कि अचीवमेंट ये भी हो सकती है कि आप अपनी क्लास के जो टॉप 5% स्टूडेंट्स हैं उनमें शामिल रहे, ये भी एक अचीवमेंट है। आपने किसी सब्जेक्ट में टॉप किया, ये भी अचीवमेंट है। आपका सीजीपीए क्लास में सबसे अच्छा रहा, ये भी अचीवमेंट है। आपने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स जो है वो हासिल किए, ये भी अचीवमेंट है। आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया, ये भी एक अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डजंट मैटर। हमारा जो कंसर्न है कि हमने अपनी जो टॉप 5 अचीवमेंट्स हैं वो लिखनी, उसको आपने बाकायदा लिखना है। अब लिखने का पैटर्न क्या होगा, ये अगर मैं इसी स्लाइड को नीचे करूं तो लिखने में जी आपको कुछ चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो आप उसका गोल या ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे कि आप करना क्या चाहते थे। आपने कोई अपना हदफ, कोई अपना गोल, अपना कोई टारगेट सेट किया होगा, वो लिखेंगे। फिर उसको अचीव करने के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स जो है वो आई, आपने उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या एक्शंस लिए, क्या स्टेप्स आपने किए, उन स्टेप्स के क्या रिजल्ट्स निकले, और रिजल्ट्स के बाद जो आपकी मेजरेबल आउटकम्स थी वो क्या थी, क्या आपने जो गोल सेट किया था उसे अचीव भी कर पाए या नहीं। मैं अगेन ये बताता चलूं कि ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये गोल्स हैं, ये एकेडमिक भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल भी हो सकते हैं। अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं और आपने सोचा है कि मैंने 3 माह के अंदर 5 kg जो अपना वेट है वो कम करना है डाइटिंग के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू, तो ये भी एक गोल हो सकता है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये भी एक अचीवमेंट जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल जी, आपने अपने बारे में 5 अचीवमेंट्स की स्टोरीज लिखी। अब आपने स्टोरीज लिखने के बाद पहली स्टोरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया।
और पढ़ने के दौरान आपने देखा कि ये जो फर्स्ट कॉलम में स्किल्स नजर आ रही हैं, इसमें से कौन कौन सी स्किल्स वहां पर इस्तेमाल हो रही। जब आपने स्टोरी को डिटेल में लिखा होगा ना, ये आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि आपने किन किन स्किल्स के ऊपर काम किया है, किस किस स्किल को आपने यूज किया। मिसाल के तौर पे आपने देखा ओरल कम्युनिकेशन, अगर वो पहली स्टोरी में इस्तेमाल नहीं हुई तो आप उसके सामने क्रॉस कर देंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस्तेमाल नहीं, क्रॉस कर देंगे। लिस्टिंग इस्तेमाल नहीं, क्रॉस कर देंगे। आगे जाके पता चला एनालाइजिंग की स्किल उसमें इस्तेमाल हुई थी, आप उसे टिक कर देंगे। तो यूं जितनी भी स्किल्स हैं पढ़ने के बाद पहली स्टोरी में जो जो स्किल्स आपने इस्तेमाल की वो आपने टिक कर दी। फिर आपने दूसरी स्टोरी उठाई, उसे पढ़ा, उसमें आपने देखा कौन कौन सी स्किल्स आपने टिक की हैं। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, तो जो स्किल्स सबसे ज्यादा आपने इस्तेमाल की उनकी आपने लिस्ट बना लेनी है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्किल है वो आपकी टॉप मोस्ट स्किल है। फिर उसके बाद वाली आपकी दूसरे नंबर वाली स्किल है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो इस तरीके से आपको जो आपकी टॉप स्किल्स हैं उसका आइडिया हो सकता है। इसी में कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी हो सकती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेड्स के ऊपर अलग से भी हम बात करेंगे। इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, वहां से भी हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस पर्सनैलिटी के मालिक। एनीवेज, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आपको इसका पता चल गया, अब आपने ये करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो मुकम्मल करने के बाद हम आ जाएंगे आपकी एजुकेशन और अदर ट्रेनिंग्स के ऊपर। एजुकेशन एंड अदर ट्रेनिंग्स ये आपका एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सीवी में हमारा फोकस इसके ऊपर ज्यादा होता है। आपने अपनी जो डिग्री है, इंस्टीट्यूट है, अगर कोई स्पेशलाइजेशन है और जिस ईयर में आप ग्रेजुएट हुए वो आपने मेंशन करनी है। एक ख्याल आपने ये रखना है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्रीज जो है वो मेंशन की जाती हैं, मैट्रिक और इंटर को जाहिर करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आपसे पूछा जाए। तो आपने, और दूसरा ये कि आपका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद है कि जो डिग्री आपने सबसे एंड पे की है वो सबसे पहले आएगी। जैसे अगर आपने बीएस किया है तो बीएस आ जाएगा, इससे पीछे इंटर आपने किया था, अगर वो पूछा जाए तो लिखते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं। अगर आपने एमएस किया है तो पहले एमएस आएगा, फिर उससे पहले बीएस आ जाएगा, और सो ऑन। सीजीपीए या मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप उसे मेंशन कर दें। अब अच्छा होने की जो टर्म है ये बहुत ब्रॉडर इसके मीनिंग्स हैं। जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका सीजीपीए 3 या उससे ज्यादा है तो आप इसे मेंशन करें, अदरवाइज स्किप कर दें। और अगर आप एनुअल सिस्टम से हैं तो फर्स्ट डिवीजन एक अच्छी ऑप्शन है उसको बताने के लिए। अगर आप कोई डिस्टिंक्शंस हैं या पोजीशन है, कोई भी स्पेशल चीज, कोई अचीवमेंट, वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपको कोई रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं या प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आईटी में बीएस किया और आईटी की कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप मेंबर भी हैं तो आप मेंबरशिप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर फाइनेंस में आपने बीबीए किया और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की मेंबरशिप आपके पास है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। फिर है जी एक्सपीरियंस। ऑल्दो सीवी में हमारा फोकस एक्सपीरियंस पे ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि कुछ अरसे के बाद अब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका हो चुका होता है, या आपने अगर इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, आपने 1-2 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ तो उसको आपने मेंशन करना है। तो सिर्फ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन किया जाएगा। बात सफा ये होता है कि एक स्टूडेंट है, वो बीएस मैथ्स कर रहे थे और उसके दौरान उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ाई। अब वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो ट्यूशंस का उनका ट्रैक है वो मेंशन नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उन्होंने टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अगर अप्रोप्रिएट समझते हैं कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमने सीवी में हमेशा जो कीवर्ड्स है उसके ऊपर फोकस रखना होता है। उसकी रीजन ये है कि आजकल एप्लीकेशन या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एटीएसपी से कहा जाता है, वो यूज किए जाते हैं। उसके थ्रू सीवीज को स्क्रूट किया जाता है कि कौन से सीवीज जो है वो हमारे काम के हैं। तो जिन जिन में वो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनके कंप्यूटर या सिस्टम खुद उन्हें पिक कर लेगा। तो इसलिए आपने जो कीवर्ड्स है उनका ख्याल रखना है।
इसलिए आपने ट्रेडिशनल या राइट जो जॉब टाइटल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है जो वाकई एग्जिस्ट करते हैं और जो ज्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं। इसी तरह फिर आपने जो आपके वर्क गैप्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे जॉब की और जॉब करने के बाद अगली जो जॉब है आपने 1 साल के बाद की, फिर उसके बाद कोई और जॉब आपने 6 माह के बाद की। अब ये गैप्स आ रहे हैं और गैप्स जो है ये अच्छा तासुर नहीं देते, तो इनको आपने लॉजिकली कवर करना है। उसका तरीका ये होगा कि आप बता सकते हैं कि अगर 1 साल का गैप है तो उस दौरान आप प्रोफेशनल डिप्लोमा कर रहे थे, या आप कोई और ट्रेनिंग ले रहे थे, या आप अपना बिजनेस कर रहे थे, जो ऑनेस्टी के ऊपर बेस करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना आपने। नेक्स्ट वन इज, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत वीक होते हैं या बहुत ज्यादा ओवरस्टेटेड होते हैं। मैंने पहले बात की थी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा वीक भी वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, बहुत ज्यादा जो पावरफुल वर्ड्स हैं वो भी यूज नहीं करने, जैसे हार्ड है, फर्स्ट है, एक्सट्रीमली है, अल्टीमेटली है, ये अच्छा तासुर नहीं देते। जो बैलेंस्ड वर्ड्स हैं, जो पोलाइट वर्ड्स हैं, जो हम्बल वर्ड्स हैं, वो ज्यादा अच्छा तासुर देंगे। और फिर आपके जो जॉब टाइटल्स हैं ये बाज़ दफा मैटर करते हैं कंपनीज के नाम की वजह। मिसाल के तौर पे आप किसी आम सी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे आपका जो टाइटल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपने एडमिन ऑफिसर के तौर पे जॉब की है, तो बेहतर ये होगा कि यहाँ पे जॉब टाइटल को आप प्रेफरेंस है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बाज़ दफा कंपनी नेम इतना जैसे बीबीए वाले, एमबीए वाले अगर नेस्ले या यूनिलीवर को मेंशन करेंगे तो वहां पे कंपनी नेम बहुत पावरफुल जो है वो आ जाएगा। क्वांटिटेटिव मेजर्स को आपने इस्तेमाल करना है। 2 सेकंड्स वाला जो कैलकुलेशन थी वो याद रखें कि 2 सेकंड्स में आपने जो नंबर्स हैं, परसेंटेजेस हैं, अमाउंट्स हैं, फिगर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करना है। फिर एक्सपीरियंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बतानी कि जी मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई थी। आपने अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र करना है कि मैंने ये अचीवमेंट्स जो हैं वो की हैं, और अचीवमेंट्स रियलिस्टिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव वर्ड में होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जी जो एक्सपीरियंस के हवाले से आप बताएंगे। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें जी, कोई मुझे बता सकता है ये विजिबल है आपको स्लाइड्स? यस सर। ओके जी, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो कैसे मेंशन नहीं करना और कैसे आपको मेंशन करना चाहिए। पहले एग्जांपल में देखें, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईटी स्ट्रेटेजी एंड टीम मीटिंग्स। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की शक्ल में दिया गया है, यहाँ पे कोई अचीवमेंट नजर नहीं आ रही, ये अट्रैक्टिव नहीं है एम्प्लॉयर के लिए। लेकिन अगर आप इसी चीज को इस तरह से लिखेंगे, क्रिएटेड अ न्यू ग्लोबल टीम ऑफ डाइवर्सिफाइड आईटी प्रोफेशनल्स to develop innovative solutions to our most persistent IT problems। तो यहाँ पर देखें अचीवमेंट भी है और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स नजर आ रहे हैं जो एम्प्लॉयर के लिए या जो मैंने एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है उसके लिए वो अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे क्रिएटेड है, ग्लोबल टीम है, डाइवर्सिफाइड है, डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस है। ये सारी जो टर्म्स हैं बहुत अच्छी टर्म्स। एग्जांपल 2 में देखें, सुपरवाइज्ड कस्टमर सर्विस टीम फॉर रिटेल ऑपरेशंस। एक बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है, कोई इसमें अट्रैक्शन नहीं है और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र है, अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसी चीज को यूं लिखेंगे, coordinated and led the customer service team to improve customer satisfaction for retail operations by 29% in 6 months by taking best practices from other industries। यहाँ पर अचीवमेंट्स भी हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स भी हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है इसी आम सी चीज को बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सक्सेसफुल जो है वो बना रही है। अब ये जो टर्म्स हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ से? ये आपके सामने एक लिस्ट है, एक्शन वर्ब्स इन्हें कहते हैं जी। और सिर्फ ये लिस्ट यहाँ तक महदूद नहीं है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अकोमोडेटेड है, अकम्पलिश्ड है, असाइंड है, असिस्टेड है, डेलीगेटेड है, वर्कड है, वन है, रिवाइज्ड है, बहुत सारी आप इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा भी आपको गूगल आप करेंगे तो मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं जी, जो अगला सेक्शन है वो स्किल्स एंड एबिलिटीज है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपनी जो स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं वो रियलिस्टिक वे में कैसे फाइंड आउट करनी है, वो एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और वो जो स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं वो वाकई आपकी है, वो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की, कहीं से सुनी नहीं है, किसी से उठाई नहीं है, किसी से पूछी नहीं है, बल्कि वो आपने जो आप पे बीती है, जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आप कर चुके हैं, जो आप अचीव कर चुके हैं, और वो एविडेंस भी आपके पास मौजूद है, तो ये उसके ऊपर बेस कर रही है। अब एक और चीज याद रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स या स्किल्स हैं जो स्किल्स नहीं हैं, बल्कि ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो एम्प्लॉयर आपसे करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप सच बोलते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो क्या एक एम्प्लॉयर को एक बंदे में ये सारी जो एबिलिटीज है वो नहीं चाहिए? क्या एम्प्लॉयर ये कहेगा कि मेरे पास वो बंदा है जो झूठ बोलता है? क्या एम्प्लॉयर ये चाहेगा कि उसके पास वो बंदा है जो मेहनत नहीं करता? क्या वो चाहेगा कि उसके पास जो बंदा है वो डिसऑनेस्ट हो? ऑब्वियसली नॉट। वो ऐसे ही बंदे को चाहेगा। तो जो एम्प्लॉयर की ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्वालिटीज हैं वो आपकी स्किल्स या एबिलिटीज नहीं है, वो आपने मेंशन नहीं करनी, ये तो अंडरस्टूड है कि ये होनी चाहिए। असल जो कहानी है वो तो इसके बाद शुरू होती है कि ये तो बेसिक लेवल है, इसके बाद आप क्या है। फिर आपने जब अपनी स्किल्स या एबिलिटीज को मेंशन करना है जो कि ट्रूली वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ को और वो एविडेंस के ऊपर बेस कर रही हैं, वो ऑलरेडी अब बात हो चुकी है। आपने इसके बारे में बताना है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखें, जो स्किल या एबिलिटी है या तो उसका लेवल एक्सीलेंट होता है या वो एडवांस लेवल की होती है या बेसिक लेवल की होती है। आप अगर फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग जो है उसके बारे में जानते हैं तो आप बता दें कि आप बेसिक लेवल पे जानते हैं या आप एडवांस लेवल पे जानते हैं या वो एक्सीलेंट लेवल की स्किल है। इसी तरह कोई भी और स्किल है तो उसमें आप उसका लेवल जरूर बताएंगे। अच्छा जी, एक और चीज जो सीवी के साथ ऐड की जाती है, खास तौर पे अगर आप सीवी जो है वो बाय मेल और बाय ईमेल भिजवा दें, वो है उसका कवर लेटर। सीवी चूंकि एक पेज होता है या मैक्सिमम 2 पेजेस होते हैं, तो उस तरह से उसको भिजवाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर जो है वो लगाना चाहिए, इसीलिए इसको टाइटल पेज ऑफ सीवी भी कहा जाता है। अब जो कवर लेटर जब आपने बनाना होता है तो इसके 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। एक ओपनिंग पैराग्राफ है जिसमें आप उस कंपनी में जहां पे आप अपना सीवी भिजवा रहे हैं उसमें अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं, उस जॉब के लिए आप अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं। जो मिडिल पैराग्राफ है इसमें आप अपना बैकग्राउंड, अपनी स्किल्स और अपनी यूपीएस यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपको ही क्यों हायर किया जाए। और तीसरा जो है वो क्लोजिंग या एंडिंग पैराग्राफ है जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट और अपना जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो देते हैं। कवरिंग लेटर को हमेशा जब आपने सीवी के साथ लगाना है तो स्टेपल नहीं करना, पेपर क्लिप के साथ लगाना है, क्योंकि दोनों को बाद में अलग कर दिया जाता है। अगर आप इसे स्टेपल करेंगे तो जब कवरिंग लेटर को खींच के उतारेंगे तो चांसेस हैं कि सीवी का जो ऊपर वाला हिस्सा वो फट सकता है पेज का, तो वो अच्छी लुक जो है वो नहीं देगा, एस्थेटिक्स के खिलाफ चला जाएगा। तो आपने हमेशा पेपर क्लिप जो है वो यूज करना है। तो ये कुछ चीजें थी जी जो सीवी के हवाले से मैं गाइड कर सकता था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट जी, सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई जो ऑब्वियसली आपने कुछ चीज़ें ऐसे पहले भी सुनी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रिसेंटली उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। So lastly, I would again thank you all people who had joined this session, to all the qualified. Alright जी, अभी मैं आपके साथ जस्ट एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें हमारे अपकमिंग सेशंस हैं। तमाम स्टूडेंट्स को ये नज़र आ रहा होगा। सो आज का सेशन हमारा सीवी के ऊपर था। फर्दर वी आर हैविंग डेली बेस्ड सेशंस 15 को, यानी कि कल भी एंटरप्रेन्योरशिप पे है, देन जॉब हंटिंग स्किल्स पे है, इंटरव्यू टेक्निक्स पे है एंड वर्कशॉप पर्सनालिटी मैनेजमेंट पे है।
सो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इन सेशंस में भी इंटरेस्टेड होंगे, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विद योर कोऑर्डिनेटर, और डेली बेसिस पे हम 11 बजे जो है वो सेशन करेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ राशिद साहब से पूछ सकते हैं, बट उसके लिए मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सिर्फ अपने माइक को पहले अनम्यूट करें और एक टाइम पे एक क्वेश्चन आएगा तो वो बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकेगा। जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लो। जी जैन, ये सेशन जो है, आज के सेशन की आपको इनविटेशंस मिल गई थी, कल के सेशन के लिए दोबारा आपको इनविटेशन लिंक सेंड किया जाएगा स्केड्यूल के मुताबिक, और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट जी, आई थिंक इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं राशिद साहब से आपका क्वेश्चन भी कन्वे करता हूं। फरहान, ये आप नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमने नए स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है? मैम ये अभी डायरेक्टर साहब से डिस्कस हो जाएगा। आई थिंक इस दफ़ा हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे ताकि ज़्यादा ये सेशंस इफेक्टिव भी हो सके और स्टूडेंट्स भी उससे बेहतर यूटिलाइज हो सके। ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें जी सर। अच्छा जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है और आजकल फ्रेंकली जो सीवीज़ हैं उसमें लिंक्डइन प्रोफाइल आपका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल के लिए अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल उसको बनाना, उसको मेंटेन करना और उसके थ्रू मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स जो है वो डेवलप करना। तो जो आप प्रोफेशनल सीवीज़ हैं वो तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ही आपका सीवी समझा जाता है, लेकिन ये एक कुछ बेसिक्स थी एक कन्वेंशनल सीवी बनाने के लिए, बिकॉज के इब्तिदा हमने यहीं से करनी है। जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे अपने प्रोफेशन में, जॉब में, तो यकीनन हम लेटर स्टेज पे उस तरफ भी आएंगे, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो कम से कम हम उससे पीछे नहीं हट सकते, उनको हमने मेंटेन करना है। यहाँ से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो सीवी है वो भी ज़्यादा आईटी ओरिएंटेड होता जाएगा, ज़्यादा हम ऑनलाइन जो है वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रह गया तो वो मैं आपसे शेयर कर लिया। थैंक यू। ऑल राइट जी, वी जस्ट बाइंड अप द सेशन हेयर। लास्टली तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, और ऑब्वियसली अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होने जा रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है या रिसेंटली पास्ड आउट हुए हैं, अब आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको सीखना है। सो दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप दैट हाउ टू मेक एन इफेक्टिव सीवी। मैंने आपको फर्दर सेशंस बता दिए हैं जो हम डेली बेसिस पे करेंगे, उसके लिए आपको इनविटेशन जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। फाइनली थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली टू द कोऑर्डिनेटर्स, आवर डायरेक्टर डॉक्टर एहसन साहब, एंड ऑब्वियसली द अथॉरिटीज, वर्दी वीसी साहब, एंड टू ऑल द वंस जिन्होंने हमें इस सेशन को कंडक्ट कराने में हेल्प की। थैंक यू जी, आई एम जस्ट साइनिंग इट ऑफ। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।